बात एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर है भोपाल से। खबर यह है कि मंत्रियों को 15 अगस्त से पहले जिलों के प्रभार दिए जा सकते हैं। 14 अगस्त को मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त तक सभी मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से चर्चा करके उनकी प्राथमिकताएं जानी हैं। हालांकि खबर यह भी है कि सिंधिया समर्थक मंत्री अपने जिलों का ही प्रभार चाहते हैं, यानी कि जिस जिले से वो आते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें उसी जिले का प्रभार दे दिया जाए। वैसे ये रवायत रही है कि जो मंत्री जिस जिले का होता है उसके अलावा किसी अतिरिक्त अन्य जिले का उसे प्रभार दिया जाता रहा है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सिंधिया समर्थक मंत्री चाहते हैं कि उन्हें अपने जिलों का ही प्रभार दे दिया जाए। और हरीश दिवेकर एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, ये एक सवाल जो सबसे अहम है कि कब जो प्रभार है वो मिलेगा, और जाहिर है कि जब तक मंत्री को प्रभार नहीं मिलेगा तो जिलों में मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वो कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखती है। क्या इन सब के बीच खबर है कि 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री का भाषण पढ़ा जाता है हर जिले में, ये परंपरा है कि मंत्री वहां जाकर पढ़ते हैं, उससे पहले जिले बंट जाएंगे? ये बिल्कुल संभावना जताई जा रही है कि 14 अगस्त तक मुख्यमंत्री को जिलों का प्रभार मिल जाएगा। लेकिन इस बार जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी के चलते सारी सिस्टम बदले, व्यवस्थाएं बदली है। तो कोरोना महामारी के चलते मंत्रियों को जिलों में जाने से रोका गया था, दौरे करने से रोका गया था। 14 अगस्त तक के लिए रोक लगाई गई थी। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 अगस्त को सारे मंत्री एक साथ रहेंगे मुख्यमंत्री के साथ, कहीं जिलों में नहीं जाएंगे। जिलों में कलेक्टर सीमित संख्या के अंदर ध्वजारोहण कराएंगे। लेकिन मंत्रियों को जिलों को प्रभार देने के पीछे कई सारे वजह है। विकास कार्य जिलों में होते हैं, जिला योजना समिति के एजेंडा तय होता है, वहाँ किस तरह से काम करना, जनप्रतिनिधियों को साथ में लेके काम करना, ये सारी चीज होती है। बिना मंत्रियों के प्रभार के दिए प्रभारी बनाए उस सिस्टम को नहीं चलाया जा सकता। जिले की सरकार एक तरह से मंत्री को प्रभार देने के बाद काम करती है। और अब मंत्री जिस तरह देखा जो मंत्रिमंडल 2 किस्तों बटा, और पहले मिनी मंत्रिमंडल बनाया गया, उसके बाद कोरोना महामारी चलते बाद में दूसरा मंत्रिमंडल बनाया गया। लेकिन ऐसी सरकमस्टेंस बनी प्रदेश के अंदर कि मंत्री प्रभार नहीं सौंपे जा सके। कोरोना महामारी पर सरकार का फोकस रहा, वो अभी भी लगातार कोरोना की समीक्षा चलती रही। लेकिन अब सरकार विकास कार्य पर जारी, चूंकि उपचुनाव भी करीब आने वाले हैं, कभी भी इनका ऐलान हो सकता है आगे पीछे, उस सबको देखते हुए मंत्रियों का जिलों में का प्रभार सौंपा जाएगा, जिससे विकास कार्य समय पर हो सके, विकास कार्य ठीक से हो सके। और क्या जनप्रतिनिधि वहाँ चाहते हैं, जिलों में किस तरह का काम कराना चाहते हैं, प्लस प्रशासनिक अफसर किस तरह का काम कर रहे हैं, उनको मॉनिटरिंग किस तरह से होगी, ये सारे काम प्रभारी मंत्री करते हैं। उसको देखते हुए लेकिन क्या हरीश, इसमें एक पेच ये भी अभी है जो सूत्रों के हवाले से हम भी बता रहे हैं कि इसमें भी जो सिंधिया समर्थक मंत्री बनाए गए हैं वो चाह रहे हैं कि उन्हें अपना ही जिला मिल जाए। अमूमन दूसरा जिला दिया जाता है मंत्री को प्रभार में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्री को, प्रभारी मंत्री को दूसरा जिला इसलिए दिया जाता है कि जिससे उनका प्रभार देने के बाद कहीं उसका इस तरह से जो अफसर हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो उनका उपयोग करते हुए कहीं इस गलत तरीके से उनका लाभ ना उठाए, तो दूसरा प्रभार दिया जाता है, इससे संपर्क कम हो और मंत्री विकास को लेकर अलग तरह से सोच सकें। नहीं तो अक्सर अमूमन ये होता है कि मंत्री अपने जिले के लिए तो काम करता ही करता है, पर प्रभार देने के बाद दूसरे जिले के ऊपर फोकस होता है, तो मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो सकती है। लेकिन इस बार माहौल अलग है। उपचुनाव का एक तरह से देखा जाए तो उपचुनाव को में उतरना है मैदान में मंत्रियों को, तो वो सिंधिया समर्थक मंत्री जो उपचुनाव में लड़ने वाले हैं उनकी इच्छा है कि उनको उनके जिले के प्रभार सौंपे जाए, जिससे वो मॉनिटरिंग करके संबंधित प्रशासनिक अफसरों से अपने जिलों में विकास कार्यों पर फोकस कर सकें, जिससे चुनाव जीत सकें। उसी को लेकर लगातार, हालांकि शुरुआत में सूत्र बता रहे थे कि इस पर सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन अभी जो अंदर से खबर आ रही है कि लगभग सहमति बन गई। जो सिंधिया समर्थक मंत्री है, जो कांग्रेस अपनी मंत्री पद या विधायकी छोड़ के आए, उनको उन्हीं के जिलों में प्रभार दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश दिवेकर आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए। और मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित कर दिया गया, लेकिन विधानसभा की समितियों में बदलाव की तैयारियां प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कर ली हैं, जिसके संकेत देते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी दलों के मुख्य सचेतकों और दल के नेताओं के साथ बैठक कर समितियों के कामकाज की समीक्षा होगी। कमलनाथ सरकार के दौरान समितियों का गठन किया गया था, उसके बाद से कई महत्वपूर्ण समितियों के सभापति कांग्रेस के विधायक हैं। विधानसभा में करीब 20 समितियां होती हैं जो समय समय पर अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती हैं।
हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही दोनों दलों के जो दलीय व्यवस्था है सचेतक, तीनों दलों के, उनसे इस संदर्भ में चर्चा और विचार विमर्श करेंगे और दलों के नेताओं से भी बातचीत करके उसमें एक जो उसका सकारात्मक गठन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर विचार करके जो डायरेक्ट बनाने वाली कमेटियां हैं जिनको हम लोग बना सकते हैं उनको पर विचार करके बना सकते हैं। और मध्य प्रदेश के 10 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए साल 2020 के यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी पत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, उप निरीक्षक केवल सिंह परते समेत प्रदेश के 10 पुलिस अधिकारियों के इसमें नाम हैं। अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना के लिए ये मेडल प्रदान किए गए हैं। इस मेडल की स्थापना 2018 में विवेचना में उच्च व्यावसायिक मापदंडों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस साल पूरे देश में 121 पुलिस अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया है। इसमें सर्वाधिक 15 अधिकारी सीबीआई के हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 10-10 अधिकारियों को यह मेडल दिया गया है। और मध्य प्रदेश में अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए लीव मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में साफ किया है कि 12 अगस्त के बाद ऑनलाइन अप्लाई करने पर ही अवकाश मंजूर किए जाएंगे। तकनीकी परेशानी आने पर जिलों में पदस्थ अफसर जिला सूचना अधिकारी की मदद ले सकेंगे। और मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की फोन पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से बात हुई, जिसमें उन्होंने टैक्स में रियायत समेत 5 मांगों को मानने का आश्वासन दिया। अब कल सागर में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात करेंगे और इस बात को लेकर पूरी चर्चा होगी। तीसरा दिन है और आज हमारा लॉकडाउन चक्का जाम आज रात तक 12 बजे तक चालू है और कल 12 बजे मंत्री महोदय से हमारी फ़ोन पर चर्चा हुई तो सागर उन्होंने हमें एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बुलाया है और हम कल 12 बजे सागर जाएंगे और वहां बैठकर हमारी चारों जो मुख्य मांगे उस पर समस्या पर चर्चा करेंगे। हाँ, कल से मध्य प्रदेश के समस्त परिवहन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चालू होगी, सारे ट्रांसपोर्टर जो खुलेंगे और सारा कामकाज जो है व्यवस्थित चलता रहेगा। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी इसकी तारीखें तय नहीं हैं। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार उपचुनाव को टालना चाहती है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर चुनाव टालने का आग्रह किया है। के मिश्रा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार को डर कोरोना से है या कमलनाथ से। और कांग्रेस नेता के मिश्रा शिवराज सरकार पर चुनाव टालने की कोशिश करने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने के मिश्रा के इन आरोपों को बेतुका बताया है। बीजेपी का कहना है कि हमने सबसे पहले उपचुनाव की तैयारियां शुरू की थी। कांग्रेस तो अब तक अपना प्रचार शुरू नहीं कर पाई है। जब आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सारे देश में लॉकडाउन खत्म हो गए हैं, यह सरकार का तर्क है। सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है कि हमने कोरोना को लेकर मृत्यु दर को कम कर दिया है, तो भी चुनाव से क्यों डर रही है? या तो सरकार को मिथुन राशि से पूरी तरह डर लग रहा है, या तो कोरोना, या कांग्रेस, या माननीय कमलनाथ जी का यशस्वी नेतृत्व। देखिए, किसी के काइयापन से भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी प्रकार का डर नहीं है। ये मिथुन राशि कांग्रेस, कमलनाथ का कोरोना, काइयापन जिनका जिक्र कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हम लोकतंत्र में लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुनाव लड़ेंगे, इस प्रकार की बेतुके शब्दों से नहीं। और देश की बड़ी सीमेंट कंपनियों में शुमार अहलूवालिया ग्रुप की केजेएस सीमेंट फैक्ट्री में टैक्स चोरी के मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने सतना स्थित फैक्ट्री के सीनियर प्रेसिडेंट
कुशल सिंह सिंघवी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 25 अगस्त तक की जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। दरअसल टैक्स चोरी की शिकायत के बाद सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 5 अगस्त को केजेएस सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अहलूवालिया के सतना के बांधवगढ़ कॉलोनी स्थित घर पर छापा मारा था। अहलूवालिया ग्रुप की इस कंपनी में 17 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी की चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं कंपनी के एमडी पवन अहलूवालिया अंडरग्राउंड बताए जाते हैं। जीएसटी टीम को 52 लाख रुपए की नकदी और 7.5 करोड़ के नगद लेन देन का भी हिसाब मिला है। जीएसटी टीम अभी और दस्तावेज तलाशने में जुटी है। जीएसटी की टीम के मुताबिक जांच अभी जारी है। टैक्स चोरी का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आजादी के बाद से अब तक विकास का दावा करने वाली सरकारों की पोल खोलती है। डोंगरा टोला ग्राम पंचायत में सड़क न होने की वजह से मरीज को खटिया पर कंधे के सहारे अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें मरीज को परिजन अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। गांव मेन रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रास्ता न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से उनके गांव में न तो सड़क बनी, न ही बिजली की व्यवस्था है। समस्या आज 60 साल से ऊपर हो गए। यहाँ कभी कोई सड़क ही नहीं बनी? यहाँ कोई सड़क नहीं बना। कहाँ कहीं शिकायत किए? कहीं शिकायत सब जगह किए थे। सब लोग आए थे, देखे थे, सीओ साहब सब आए थे, देखे सुने की माने हाँ बनेगा। पानी वाला समस्या जो है तो हल हो गया, बिजली का समस्या नहीं हुआ, ये रोड का समस्या जो है तो हल नहीं हुआ। मैं इसको आज देख के अपनी टेक्निकल टीम, मेरे एई, सब इंजीनियर और सचिव सब लोग मेरे साथ में हैं और हम जाके देखते हैं और जो जनता की सुविधा के हिसाब से जितना अच्छी से अच्छी हो सकेगी हम वो व्यवस्था करेंगे। और छतरपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बारिश का पानी झरने से नीचे गिर रहा है। सीढ़ियां और कुंड से झरने के रूप में यह पानी बह रहा है और यह नजारा ऐसा है जैसे किसी पहाड़ी से गिरता हुआ कोई खूबसूरत झरना। और संस्कार धानी जबलपुर में बीते 1 हफ्ते से हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है, जिस कारण नर्मदा नदी के ग्वारी घाट स्थित मां नर्मदा का मंदिर पूरी तरह से डूबने की कगार पर है। लगातार हो रही बारिश से नदी के बीचों बीच बना मां नर्मदा का ये प्राचीन मंदिर कुछ रोज में ही नदी के पानी में समा सकता है। साथ ही घाट के आसपास के अन्य सभी मंदिर भी डूबने लगे हैं। जिले में अभी तक 520.1 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि बीते 1 साल की बात की जाए तो यह आंकड़ा 680.4 को पार कर चुका है। फिलहाल मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सिस्टम के दबाव के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। और सागर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां झांसी गेट के पास बने शमशान घाट पर पहुंचने के लिए लोगों को पानी के बहाव से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि यह स्थिति पिछले 5 साल से बरकरार है। बारिश के दिनों में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दरअसल बीना नगर का मुख्य शमशान घाट झांसी गेट के पास बना है। वहां तक जाने के लिए ओवर ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन पिछले 5 साल से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। वहीं पूरे मामले पर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। और सतना में सुबह से हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे सावन महीने में जहां छिटपुट बारिश हुई थी, वहीं आज लगातार हो रही बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। गली मोहल्लों सहित नागौद थाना भी पानी से लबालब भर गया है। थाने के रिकॉर्ड रूम में पानी घुसने से अहम रिकॉर्ड भीग गए हैं। थाने में अपनी फरियाद लिखाने आए लोग भी घुटनों तक पानी में खड़े होकर अपनी फरियाद सुनाते दिखे। यही हाल जिले के बाकी इलाकों का भी है। लगभग बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों के घरों और मोहल्ले में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं।
और कोरोना की मार से देश करा रहा है। सबसे बुरे हाल में तो अन्नदाता है। आलम यह है कि अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसान सड़क पर हैं। जी हां, इंदौर और देवास के बीच शिप्रा नाका पर दर्जनों किसान मक्का की पैदावार लेकर खड़े हैं, लेकिन उनका मक्का नहीं बिक रहा। दरअसल कोरोना की वजह से मंडियां बंद हैं। ऐसे में अच्छी फसल होने के बावजूद किसानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर साल 30-40 रुपए किलो बिकने वाला भुट्टा इस बार 10 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। हालात ये हैं कि इस बार अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों को अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। और सिवनी में कोतवाली पुलिस ने शहर के एक होटल में दबिश दी। पुलिस ने मौके से सोने चांदी के जेवर और नकदी जब्त की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वीनस होटल में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं। पुलिस ने एक रेड टीम तैयार करके जब छापेमारी की तो होटल में इंदौर के रहने वाले 4 लोग मिले। उनके पास से सोने चांदी के जेवर और कैश मिला। जब पुलिस ने जेवर संबंधित कागजात मांगे तो कागजात न होने और सही जानकारी न बता पाने पर पुलिस ने जेवर और कैश जब्त कर लिया। जेवर और कैश मिलाकर कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। ₹45,64,000 जो है कैश मिला है और 44 किलो चांदी है, आभूषण और सिल्ली दोनों ही मिलाकर, और जिस सिल्ली की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और 1 किलो 400 ग्राम सोना है, लगभग 60 लाख का। और ग्वालियर के देहात इलाके में 3 थानों की पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने 12 से ज्यादा वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 बाइक, LED टीवी, लैपटॉप, सिलेंडर और नकदी बरामद की गई है। 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके पास से मिर्च पाउडर, कट्टे और बका बरामद हुए हैं। ये किसी वारदात की फिराक में थे, परंतु उसके पूर्व ही पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जब इनको पूछताछ की गई तो लगभग 14 नकबजनियाँ जो कि शहर में और डबरा देहात में और डबरा शहर में हुई हैं, इसके बारे में इन्होंने अपनी संलिप्तता बताई है। और सतना में 70 खनिज पट्टे रद्द करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। दरअसल सतना में कुछ लोगों ने लंबे वक्त से सरकारी जमीन के हजारों एकड़ लीज पट्टे अपने नाम पर करवाकर जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन इन पट्टों का आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इस वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। सतना के मझगवां, मैहर, रामपुर, रघुराज नगर और नागौद में बॉक्साइट, लेटराइट, लाइमस्टोन और क्ले की सैकड़ों हेक्टेयर में खदानें हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों के कारोबारियों ने भी इस इलाके में खनिज पट्टे लीज पर लिए थे, लेकिन अब जिला प्रशासन ने इन पट्टों को रद्द करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। और खरगोन के जमींदार मोहल्ले में 250 साल पुराने मुरली मनोहर मंदिर को जन्माष्टमी के मौके पर सजाया गया है। यहां राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ कंस की दासी कुब्जा भी विराजमान है। मान्यता है कि यहां बीमार, दुखी लोग दर्शन करने के बाद ठीक हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुब्जा को कुरूप और कुबड़ी होने की वजह से हमेशा भला बुरा ही सुनने को मिलता था। जब पहली बार भगवान कृष्ण कंस के महल में पहुंचे तो उन्होंने कुब्जा को सुंदरी कहकर पुकारा था। उसके बाद कुब्जा ने कंस के लिए ले जा रही चंदन का लेप भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर रूप दे दिया। तब उसने श्री कृष्ण की गोपी बनने की इच्छा जाहिर की थी। इसी कारण कुब्जा को भी श्री कृष्ण की गोपी माना जाता है। मुरली मनोहर मंदिर में कुब्जा को भी राधा कृष्ण के साथ पूजा जाता है। और आपने मंदिरों में भक्तों को प्रसाद चढ़ाते देखा होगा, रुपया पैसा चढ़ाते देखा होगा। कई भक्त सोना चांदी तक दान करते हैं, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक भक्त ने अनोखा दान किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली की संस्था माधव प्रसाद चौरसिया एजुकेशन ने सैनिटाइजर और मास्क दान किए हैं। वो भी थोड़े नहीं, बल्कि 600 लीटर सैनिटाइजर और 6000 मास्क, 1 लाख सैनिटाइजर के पाउच। दरअसल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना करीब
10,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में मंदिर को सैनिटाइज और दूसरे साधनों की जरूरत भी पड़ती है। इसी को देखते हुए दिल्ली की इस संस्था ने मास्क और सैनिटाइजर्स दान किए हैं।